बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डे स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम दी पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले भी हम इन पोइट्स के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन वो स्पेसिफ़िकली उनके ऊपर इसलिए नहीं थी कि वो सिर्फ उनके आइडियाज़ के बारे में, कि पोइट्री एंड इनकी थीरीज़ के बारे में, कि उनका आइडियाज़ क्या था और वो सब जो है वो इमेजिनेशंस को किस लिहाज से देखते थे, और साथ साथ जो है उनका डिफरेंसेस जो है वो क्या है क्लासिक के साथ। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर्स में, आप वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं द पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज। तो याद रखिएगा, अगर हम रोमांटिक एज के पोइट्स के ऊपर बात कर ले तो इनके ऊपर बात करना इतना आसान नहीं कि समंदर को कूजे में बंद कर लें, इन बात ख़त्म, बल्कि ये ज़रा वसी वजाहत है, तो मैं वो करना चाहता हूँ। ये पोइट्स जो है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। वो मैं सामने लिखा हूँ आपके सामने कि एक ग्रुप का नाम है द लेक स्कूल, दूसरे का नाम है द स्कॉट ग्रुप, एंड तीसरे का नाम है द यंगर ग्रुप। अब हमारे पास जो द लेक स्कूल है, इसमें हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउथी हैं। दूसरा जो हमारे पास द स्कॉट ग्रुप है, इसमें स्कॉट बजाते खुद भी है एंड साथ साथ कैम्बल भी है एंड मोरी भी है। थर्ड जो हमारे पास है द यंगर ग्रुप, तो इसमें हमारे पास बायरन है, शेले हैं एंड कीट्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम इन 3 ग्रुप्स को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। तो अब मैं बात करता हूँ जो हमारे पास पहले द लेक स्कूल है उसके ऊपर। तो इसके ऊपर हम इस तरह बात करेंगे कि क्यों इसको द लेक स्कूल कहा जाता है और इसका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या है और इसने क्या कुछ प्रोड्यूस की है एज अ रोमांटिक लिटरेचर। तो अब बात करते हैं द लेक पोइट्स और द लेक स्कूल। याद रखिएगा कि क्यों इसको द लेक स्कूल या द लेक पोइट कहते हैं। वो इसलिए कि वो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, और लेक डिस्ट्रिक्ट में वो सब नहीं रहते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था, फिर हिस्ट्री कॉलेज भी वहाँ गया और उनके साथ वो रहने लगा। जबकि साउथी जो है वो रोमांटिक पोइट्री के साथ इतना एसोसिएट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ होने लगा। तो इसका मतलब वो साथ ज़्यादा रहते थे। ये 3 लोग साथ ज़्यादा रहते थे और उनका रिहाइशगाह या रहने की जगह क्या थी, वो लेक डिस्ट्रिक्ट थी। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड लेक पोइट और द लेक स्कूल। ठीक है, वो लेक डिस्ट्रिक्ट में वो साथ रहते थे। अब उनका वो क्या है, वो दोस्त थे, गुड फ्रेंड्स थे, और वो जो है उनका आइडियाज़ आपस में बहुत ज़्यादा मिलते थे, और साथ साथ जो है वो तीनों जो है वो पोइट्री तो करते थे, लेकिन जब उनके आइडियाज़ पक्के होने लग जाते थे, मतलब ज़्यादा मैच्योर होने लग जाते थे, फिर भी उनके आइडियाज़ आपस में मिलते थे। और उसने एक चीज़ का नाम ली जिसका नाम है वो रिवोल्यूशनरी पोइट्री, और यू कैन से लिटरेरी रिवोल्यूशन। वो कहते हैं कि हम लिटरेचर के अंदर या पोइट्री के अंदर हम एक इनकलाब लाएंगे, और इस चीज़ का नाम उसने ली, उसके लिए उसने स्ट्रगल की। तो आखिरकार 1880 में ये चीज़ जो लिटरेरी रिवोल्यूशन जो है ये एकम्प्लिश हुई। कब? 1880 में। वो उनके साथ, यानी उनके नाम के साथ ये चीज़ एसोसिएटेड है। दूसरी बात जो है, उसने साथ मिलके, किसने साथ मिलके, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिस्ट्री कॉलेज ने साथ मिलके उसने एक बड़ा लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस की, जिससे रोमांटिक पोइट्री का आगाज़ हुआ, और उस लिटरेरी वर्क का नाम क्या है, लिरिकल बैलेड। अब लिरिकल बैलेड जो है वो कब पब्लिश हुई, वो 1798 में। और मैंने आपको इससे पहले बताया, जो लिटरेरी रिवोल्यूशन, जो ये चीज़ जो वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज के नाम के साथ एसोसिएटेड था, वो कब एकम्प्लिश हुई, 1800 में। अब 2 MCQs आपके बिल्कुल क्लियर हो गए कि लिटरेरी रिवोल्यूशन कब एकम्प्लिश हुई, 1800 में। जबकि लिरिकल बैलेड जो है वो कब लिखी गई, 1798 में। आपके MCQs क्लियर हो गए। ठीक है, अब वो दोनों साथ मिलके उसने जो है वो लिरिकल बैलेड प्रोड्यूस की। उनके नाम पे लिटरेरी रिवोल्यूशन का चीज़ का जो नाम था वो भी इन दोनों के नाम पे एकम्प्लिश हुआ।
अब उसने तो लिरिकल बैलेट तो पब्लिश की, कुछ टाइम बाद जो है उसने लिरिकल बैलेट का सेकंड एडिशन पब्लिश की। जब इसका सेकंड एडिशन आया, इस सेकंड एडिशन के अंदर उसने थोड़ा अमेंडमेंट की और उसने क्या की, उसने एक बात ये कि उसने लिरिकल बैलेट के सेकंड एडिशन के अंदर उसने अपना क्रिटिकल डॉक्ट्रिन जो है, वो जो तनकीदी अकीदा जो है वो जो रखते थे, जो इनकिलाब वो लाते थे, इसकी वजाहत की। याद रखिएगा कहाँ पे, जो लिरिकल बैलेट का सेकेंड एडिशन है इसके अंदर। दूसरी बात, द जेनेसिस ऑफ द पोएम एक्सप्लेन इन लिरिकल बैलेट, और साथ साथ जो है वो लिरिकल बैलेट्स के अंदर जितने भी पोएम्स हैं वो उसके जेनेसिस मीन हाउ दे टुक बर्थ, यानी वो कैसे पैदा हुए। पोम के वो पोम्स जो लिरिकल बैलेट के अंदर थे वो उसकी मतलब उसका वो कैसे पैदा हुई, उनका आइडियाज़ कैसे आई, उसके वजूद के बारे में हाँ लिरिकल बैलेट के सेकंड एडिशन के अंदर बात हुई। लिरिकल बैलेट के सेकंड एडिशन के अंदर दो बातें हुई। नंबर वन, उसने अपना क्रिटिकल जो डॉक्ट्रिन रखता था, क्रिटिकल व्यू जो रखते थे, उसकी वजाहत की। दूसरी बात, उसने जो लिरिकल बैलेट के अंदर जितने भी पोम्स हैं इसकी वजाहत की कि इन सारे पोम्स ने जन्म कैसा लिया। ठीक है, आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर कुछ टाइम बाद जो है एस.टी. कॉलरिज ने बड़ा क्रिटिकल वर्क लिखा जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। अब ये आपको एमसीक्यूज हो सकता है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया हैज़ बीन रिटन बाय, तो एस.टी. कॉलरिज आप बिल्कुल ना भूलें। एंड व्हेन इट वाज रिटन 1817 में ये लिखी गई, और इसके अंदर जो है आपको एस.टी. कॉलरिज जो है वो ये पूरा डिटेल देता है कि हमने लिरिकल बैलेट को कैसा शुरू की और हमने इसको कैसा लिखा। अब एस.टी. कॉलरिज क्या कहता है? एस.टी. कॉलरिज कहते हैं कि हम तो नीबर में रहते थे और हम जब भी मिलते थे तो आपस में हम पोइट्री के ऊपर बात करते थे। अब वो इस बात की तो वजाहत करता है कि हम पोइट्री के ऊपर तो बात करते थे, लेकिन पोइट्री है क्या? अब इसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पोइट्री को डिफ़ाइन करता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि पोइट्री हमारे पास वो चीज़ है जो हमारे पास लोग जो है जो ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी ज़िंदगी के हमदर्दी के बारे में हमें पता तब चलता है जब हम ट्रूली और अच्छी तरीके से हम नेचर को फॉलो करें। अगर हम डिटेल में नेचर की तरफ जाए तो इंसान की जो हमदर्दी है या इंसानियत का अंदाज़ा हमें हो सकता है। और साथ साथ वो कहते हैं कि ये हम किसके ज़रिए करते हैं? थ्रू पोइट्री। और साथ साथ ये भी बताता है कि पोइट्री के अंदर वो ताकत है जो हकीर चीज़, मामूली सी चीज़ को वो इतना बढ़ा के कि उसको कलरफुल इमेजिनेशन बना के, और मतलब ये है एक अच्छा तस्वर जो है वो एक मामूली सी चीज़ को वो दे सकता है। वो कहते हैं कि इस सोच के साथ और इस तारफ़ के साथ मेरे जहन में एक चीज़ आ गया कि हमने कुछ ऐसा कुछ लिखना है या हमने कोई ऐसा कुछ किताब या कुछ नोट्स प्रोड्यूस करना है जिसके अंदर मैं ये चीज़ लिख सकूं, लेकिन सिर्फ ये नहीं, दो फेजेस में वो मैं लिख सकूं। अब बंदे तो दो थे ना, विलियम वर्ड्सवर्थ था एंड एस.टी. कॉलरिज था। याद रखिएगा तीसरा बंदा साउथी उसके साथ नहीं था। तो उसने क्या की? उसने की कि फर्स्ट पेज में मैंने नेचर एन एजेंट के ऊपर जो है वो मैंने बात की, लेकिन मैंने जो बात की नेचर एन एजेंट के ऊपर, ये वही नेचर एन वही एजेंट है जो मुझे नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये है लिरिकल बैलेट के अंदर एस.टी. कॉलरिज ने सुपर नेचुरलिज्म के ऊपर बात की, सुपर नेचुरल चीज़ों के ऊपर वो बात की जो बियॉन्ड नेचर है। जबकि वर्ड्सवर्थ ने क्या की? वर्ड्सवर्थ ने फिर नेचुरल चीज़ों के ऊपर बात की जो हमारे पास असल में अगर आप देख लें तो एस.टी. कॉलरिज जो है वो हमारे पास सुपर नेचुरलिस्ट था, जबकि वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचुरलिस्ट है। उसको द वर्शिपर ऑफ नेचर भी कह सकते हैं आप वो विलियम वर्ड्सवर्थ को, क्योंकि वो नेचर के ऊपर बड़ा फैम बिलीव रखता था।
तो कहते हैं कि फिर जो है हमने दो चीज़ों को लिरिकल बैलेट के अंदर हमने टारगेट की। वो क्या है? वो नेचुरलिज्म एंड सुपर नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म वो है जो हमारे पास रस्टिक लाइफ है, जो आम ज़िंदगी है, जो मामूल की ज़िंदगी है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने वो पॉइंट डिस्कवर की जो हम मामूल की ज़िंदगी के मुताबिक, मतलब जो आम लोग जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं उसको फोकस की, जबकि मैंने सुपर नेचुरल चीज़ों को मैं फोकस की। और इस तरह जो है इस सारे स्ट्रगल ने जो शक्ल लिया, इस शक्ल का नाम है लिरिकल बैलेट। अब कुछ टाइम बाद जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो इसका प्रीफेस लिखता है, और प्रीफेस में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इसके स्टाइल के बारे में बताता है। वो कहता है इसके स्टाइल के बारे में कि मैंने तो कोशिश की कि मैंने जितने भी पोएम जो है अभी तक हमने कंपोज कर चुके थे वो तो हमने इसके अंदर डाली, और हमने जो है वो सिंपल लैंग्वेज के अंदर, यानी वो लैंग्वेज जो हर एक इंसान को समझ आता है, इसके अंदर वो हमने अपना सारा पोइट्री प्रोड्यूस की। साथ साथ जो है हमने रस्टिक लाइफ और सिंपल लाइफ को टारगेट की, क्योंकि रस्टिक लाइफ या जो सिंपल लाइफ है या जो हमारे पास देहाती ज़िंदगी है वो मुझे सही तस्वर देता है नेचर का। ठीक है, तो यहाँ तक जो है क्या हुआ, और उसने जो फर्स्ट एडिशन की उसके अंदर तो खैर वजाहत इतनी नहीं है, जबकि सेकंड एडिशन का वजाहत आया कि उसने वो अपना डॉक्ट्रिन वगैरह बता दी और ये सब कुछ। ठीक है, इसके बाद जो है जब उसने प्रीफेस लिखी, जो हमारे पास क्या है, जो लिरिकल बैलेट का प्रीफेस, उसके अंदर वो उसने पूरा स्टाइल बता दी कि मैंने सिंपल स्टाइल को और मैंने रस्टिक लाइफ को, मैंने सिंपल लोगों को मैंने चूज़ की, मैंने इसका इंतखाब की। तो इसके बाद जो है वो उसने एक चीज़ जमा की, एक दरख्वास्त जमा की, एक रजिस्टर्ड प्रोटेस्ट। और वो क्या चीज़ है इसके बाद कि उसने जो आर्टिफिशियल स्टाइल है पोइट्री का, जो वो हीरोइक कपलेट वगैरह वो यूज़ करते थे, जिस तरह इससे पहले जो पोप ने बनाया था कि इसके मुताबिक जो है आपने पोइट्री करना है, कि हम इसको नहीं फॉलो करेंगे। और साथ साथ जो है आप जो प्रॉपर डिक्शन, पोएटिक डिक्शन का बात करते हैं, हम उसको भी नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि हम जो हमारे पास प्रोज लैंग्वेज है वही लैंग्वेज को हमने पोइट्री के अंदर भी इस्तेमाल करना है। और साथ साथ जो है हमने पोइट्री को इस जो है इस घेर से हमने इसको निकालना है, बल्कि हमने सिंपल और सादा अल्फाजों में वो हमने पोइट्री लाना है। और देखिए इसका एक फ़ायदा अगर हम जनरली बताएं तो हम अपने जज्बात के एहसासात जो है, अपने जज्बात और एहसासात का इजहार जो है वो हम कॉमन लैंग्वेज में कर सकते हैं, ना कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस डिक्शन के अंदर आप बताओ तो वो ज़रा मुश्किल होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको पता चला कि उनका क्यों इनको लेक्स पोइट कहा जाता है, क्योंकि वो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? उसका कंट्रीब्यूशन लिरिकल बैलेट था। नेक्स्ट उसका कंट्रीब्यूशन क्या था? उसने जो लिटरेरी रिवॉल्यूशन के नाम से एक चीज़ शुरू की वो भी इकम्प्लिश हुई। कब? 1800 में वो इकम्प्लिश हुई। फिर क्या हुआ? फिर विलियम एस.टी. कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा। वो कब? वो 1817 में उसने लिखा। इसके अंदर उसने पूरा डिटेल बता दी कि हमने कैसा वो जो है लिरिकल बैलेट को हमने लिखी। फिर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस लिखा, जो लिरिकल बैलेट का प्रीफेस के अंदर उसने इसके स्टाइल के बारे में, यह आपका एमसीक्यूज़ हो सकता है कि इसके स्टाइल के बारे में भी उसने बता दिया। और इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो अपना वो जो रखा पूरा जो है उसने ऐलान की कि हम वो जो आर्टिफिशियल स्टाइल है जो क्लासिकल लोग यूज़ करते थे, जो हीरोइक कपलेट वो लोग जो यूज़ करते थे, या जो वो आर्टिफिशियल डिक्शन यूज़ करते थे, उसको हम नहीं फॉलो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। ये थोड़ा टेक्निकल, ज़रा तकनीकी लेक्चर है। और मैं आपको ज़रा ये भी बताता हूँ कि आप ये लेक्चर आपको बी आर मलिक किताब में 141 पेज पे, 142 पेज पे एंड 143 पेज पे आपको ये लेक्चर मिल सकता है। आप देख लें, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सवाल ना हो तो आप मेरे साथ रहे। इंशाल्लाह आप लोगों का ड्रीम जो है वो ज़रूर ट्रू होगा, और एक वक्त ज़रूर ऐसा आएगा, एक टाइम ज़रूर आएगा दैट यू विल बी असाइंड एज इंग्लिश लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। इंशाल्लाह आप सिर्फ अपने वो इसको होल्ड ऑन करें,
यानी अपने एम को काबू रखें और इसके पीछे अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा। शर्त ये है कि इसके लिए अज़म चाहिए और पक्का इरादा चाहिए। इंसान चाँद पे कदम रख सकता है, हम एक मामूली सा टेस्ट नहीं पास करेंगे, इसके लिए अज़म चाहिए। मुझे इल्म है कि आप सब जो है इंशाअल्लाह इस तैयारी के साथ मेरे साथ शामिल हो और एक वक्त आएगा कि हम फ़ख्र से कह सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।